चलो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 9618 का पेपर है, पेपर 1 वेरिएंट 2, और अक्टूबर नवंबर 2023 का पेपर। ठीक, 1 आवर 30 मिनट्स का है ये। टाइम हमारा थोड़ा सा कम होता है अगर हम ओ लेवल से कंपेयर करें। ओ लेवल में 1 आवर 45 मिनट्स के पेपर होते थे, ये 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर है। मार्क्स दोनों के बराबर हैं। वो भी 75 मार्क्स का होता था ओ लेवल में, ये भी 75 मार्क्स। लेकिन इसमें टाइम कम है, इसको आपको जरा सा ध्यान में। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, क्या फैक्ट्री मेक्स चॉकलेट बार? द फैक्ट्री यूजेस अ कन्वेयर बेल्ट दैट मूव्स द प्रोडक्ट्स फ्रॉम one stage of the production to the next stage. An automated system counts the number of chocolates. अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि इस ये सिस्टम कौन सा होगा। अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है जो काउंट कर रहा है, तो अगर जो काउंटर होगा सिर्फ काउंट कर रहा होगा तो उसको हम कहेंगे ये मॉनिटरिंग सिस्टम है। अगर कोई और काम भी कर रहा है तो उसको हम कहेंगे, कोई फिजिकल एक्शन ले रहा है तो उसको हम कहेंगे कंट्रोल सिस्टम। अभी जो उसने बात की है, पर यहाँ पर वो ये नहीं पूछ रहा है, वो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वहां पर हमसे ये क्या पूछ रहा है कि an automated system count the number of chocolate bars made at the end of the production. The system include a sensor position above the conveyor belt. अब कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है। तो ओ लेवल में तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे सेंसर से रिलेटेड, तो एक कंपलसरी क्वेश्चन था। तो अब आपको यहाँ पर वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम इंफ्रारेड सेंसर दे सकते हैं। इंफ्रारेड सेंसर के अंदर ये होगा कि एक तरफ आपने सेंसर, दूसरी एलईडी है, और उसके बीच में से कन्वेयर बेल्ट के ऊपर की जो चीज रखी वो मूव कर रही है। जैसे ही सर इस कोई पे हम चॉकलेट सेंसर बार उसके, तो नहीं हो सकता ना, प्रेशर सेंसर सॉरी होगा या नहीं होगा? सॉरी सॉरी सर इस पे हम प्रेशर सेंसर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? मेरे ख्याल से नहीं, तो मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ आपसे। प्रेशर सेंसर इसके ऊपर हम, सर ये क्या, अगर वो सेंसर ऊपर लगा है तो क्या वो नीचे नहीं का नहीं, प्रेशर आपने चेक देखा कर होगा ना सकेगा या नहीं? कन्वेयर बेल्ट के, आपने कभी ऑब्जर्व किया है ये कि कन्वेयर बेल्ट के अंदर ये होता है कि जब आप कोई चीज रखते हैं, कोई प्रोडक्ट रखते हैं, तो वो मूव होता है। वरना कन्वेयर बेल्ट जो है वो वैसे ही रहता है, मूव नहीं करता है ना, ऐसा होता है ना कि अगर आपने कोई कोई चीज रख दी है उसके ऊपर तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। अगर आपने कोई भी चीज उसके ऊपर नहीं रखी हुई है तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, बिल्कुल स्टेगनेंट रहेगा। तो इसमें हो सकता है कि वहां पर प्रेशर सेंसर लगा हुआ हो, कि जब आप कोई प्रोडक्ट रखते हैं तो प्रेशर सेंसर की वजह से वो मूव कर रहा हो। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, तो आपको प्रेशर सेंसर तो वो पूरे कन्वेयर बेल्ट में लगा दिया ना, कन्वेयर तो पूरा पूरा बेल्ट मूव कर रहा है। तो अब इस सिनेरियो में प्रेशर सेंसर लगाना जरा सा मुश्किल काम है, क्योंकि तो प्रेशर सेंसर तो मूव करता रहेगा। आपको काउंट करना है कि कितने वो गुजर रहे हैं यहाँ से चॉकलेट बार्स। तो बेटर ये है कि आप इंफ्रारेड सेंसर लगाओ। सही है? ठीक है बेटा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि सेकंड ऑटोमेटेड सिस्टम रिमूव्स चॉकलेट बार्स विथ एन इनकरेक्ट वेट फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर वो एक्चुएटर का रोल पूछ रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि कैसे आइडेंटिफाई होगा कि एक चॉकलेट बार का वेट ज्यादा है, एक चॉकलेट बार का वेट ज्यादा या कम है, एक इनकरेक्ट है। वो तो प्रेशर सेंसर ही मेजर करके बता सकते, सेंड करेगा डेटा को, माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर उस वेट को स्टोर्ड वेट से कंपेयर करेगा। अगर वो वेट स्टोर्ड वेट के इक्वल हुआ, ये एक रेंज में हुआ, तो एक्सेप्ट कर लेगा, वरना उसको बोल देगा कि ये इनकरेक्ट वेट है। यहाँ पर ये वाला पार्ट आपसे नहीं पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि जब माइक्रो प्रोसेसर आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये इनकरेक्ट वेट है, तो वो कैसे एक्चुएटर के थ्रू इस बार को रिमूव करेगा। ठीक है ना, प्रोडक्शन लाइन में से वो बार को कैसे रिमूव करेगा। एक्चुएटर बेसिकली आउटपुट डिवाइस होता है।
ये ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही होती है। एक्चुएटर मैकेनिकल डिवाइस है, ये एनालॉग सिग्नल पर काम कर रहा होता है। माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल सिग्नल सेंड कर रहा होता है, तो पहले वो डीएसी के थ्रू डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होता है और आता है एक्चुएटर के पास। अब एक्चुएटर ये हो सकता है कि एक्चुएटर के अंदर कोई मैकेनिकल आर्म लगा हो, कोई लीवर लगा हुआ है। जैसे कोई इनकरेक्ट वेट वाला बार इसके पास पास पहुंचता है, माइक्रो प्रोसेसर को बोलता है कि ये इस बार को रिमूव करे, वो अपने मैकेनिकल आर्म को मूव करे और मूव करके उसको हटा दे, वहां से ड्रॉप कर दे किसी उसके अंदर, बॉक्स के अंदर, या वहां से वो पिक कर दे। ये भी हो सकता है कि वो पिक कर रहा हो और पिक करके किसी बॉक्स के अंदर डाल रहा हो। ये भी हो सकता है कि उसको वहां से ड्रॉप करके किसी बॉक्स में डाल। तो इट मे हैव अ मैकेनिकल आर्म दैट मूव्स टू रिमूव द। मैंने स्क्रीन शेयर की है। एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट। सही। अच्छा। सही बेटा। फिर उसके बाद ये बात हो रही है हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम की। अच्छा, एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हम बेसिकली हम हमारे पास जो कंप्यूटर हैं, इन कंप्यूटर्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो एक ही स्पेसिफिक काम करते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। और कुछ ऐसे कंप्यूटर हैं जो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं जनरल पर्पस। हाँ, जैसे आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर है। इसमें हम सर्फिंग भी करते हैं, हम इस अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं, इसके अंदर हम जो है वो अपना डेटा भी स्टोर कर रहे होते हैं, इसमें हम वीडियो की एडिटिंग भी कर रहे होते हैं, हम इसमें गेम भी खेल रहे होते हैं, ठीक है ना। हम इसमें अपनी क्लासेस को भी कंडक्ट करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो कंप्यूटर है, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है, किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं, इसके अंदर हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सिर्फ एक ही काम के लिए बनाए जाते हैं, उन कंप्यूटर्स को हम कहते हैं कि ये क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। वो कंप्यूटर जो सिर्फ एक ही काम के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये क्या है भी, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। इन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंदर जैसे हमारे पास वो है आपका एसी है। इस एसी के अंदर आपने एक माइक्रो कंट्रोलर लगाया हुआ है, और वो माइक्रो कंट्रोलर एसी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। जो आपने टेम्परेचर सेट कर दिया, उस टेम्परेचर को वो वहाँ पे सेट कर रहा है, उसी कंप्यूटर को आपके रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा ये माइक्रो कंट्रोलर कोई और काम नहीं कर सकता। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है और कोई काम नहीं कर सकता। तो हम ये कहेंगे कि ये स्पेशल पर्पज है। ऐसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन है, आपके जो फोटो कॉपियर मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक पेट्रोल पंप है, जो हाउस होल्ड आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, ये सारे के सारे डिवाइसेज जनरल पर्पज नहीं है, स्पेशल पर्पज है। ये एक या दो काम के लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब इन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स को होता क्या है कि ये बेसिकली किसी मशीन के अंदर हमने क्या किया होता है, माइक्रो प्रोसेसर को लगाया होता है। इस मशीन में हमने कोई प्रोसेसर भी एम्बेड किया होता है, इसके अंदर लगा दिया होता है। इसके अंदर हमने कोई इनपुट डिवाइस होती है, जैसे आपका एसी है, उसके अंदर आपने रिमोट कंट्रोल के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसमें कोई आउटपुट डिवाइस होती है, जैसे एसी का डिस्प्ले होता है। बहुत सारे टच स्क्रीन भी आते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक पेट्रोल पंप है, या आपका जो घरों के अंदर जो डिजिटल माइक्रोवेव ओवन्स हैं, इनके अंदर टच स्क्रीन होती है। तो वो इनपुट भी हो गई, आउटपुट भी हो गई, और उसमें कोई मेमोरी भी होगी, जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको कहीं ना कहीं वो सेव कर रहा होता है।
लेकिन ये मेमोरी, ये इनपुट, ये आउटपुट डिवाइसेस जो है स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं इसके अलावा, और इवन ये कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो स्पेसिफिक काम कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है ना। तो जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं बेसिकली वो एम्बेडेड, सॉरी, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। कुछ एम्बेडेड सिस्टम ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर हम इंटरनेट इंस्टॉल कर देते हैं, इसको इंटरनेट का एक्सेस दे देते हैं, और इंटरनेट के थ्रू उसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है ना। जैसे आजकल एसी आ रहे हैं ना, आप चाहते हैं कि आप घर में पहुंचने से पहले आप एसी को ऑन कर दें, उसका टेम्परेचर सेट कर दें, तो आप कोई ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल के अंदर, उस ऐप के थ्रू आप अपने एसी को ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, उसका टेम्परेचर सेट कर रहे होते हैं, और वो ऐप जो है वो इंटरनेट के थ्रू आपके एसी को कंट्रोल कर रही होती है। तो इसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT। हाँ, एक टर्म हम यूज करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT। अच्छा, तो अब आपको फीचर्स बताने हैं एम्बेडेड सिस्टम के। तो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ये बेसिकली स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं, ये एक या दो टास्क के लिए हम बना रहे होते हैं, एक दो तीन टास्क होंगे, सम टास्क के लिए बना रहे होते तो सर अगर हैं हम कोई भी फीचर बता सकते हैं तो मैं ये लिख सकता हूँ, डेडिकेटेड टू वन टास्क ओनली, और दूसरा के फास्ट रिएक्शन टू चेंजिंग इनपुट्स। फास्ट रिएक्शंस टू चेंजिंग, हाँ लिख सकते हैं। ऑप्टिमम लेवल पर काम कर रहा होता है, क्विक रिस्पॉन्स दे रहा होता है, ऑप्टिमम लेवल पर काम कर रहा है ना। ऑप्टिमम लेवल का क्या मतलब हुआ कि अगर आप खुद कर रहे होते रूम के टेम्परेचर को सेट, तो कभी आप टेम्परेचर जो है कम हो जाता, कभी ज्यादा हो जाता, ये एक्यूरेट रखेगा आपको। कभी आपका डिले होगा आपको चेंज करने में या जो रिस्पॉन्ड करने में, ये आप क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अच्छा भाई, और इसके अंदर हमने कहा कि माइक्रो प्रोसेसर और ये चीजें उसके अंदर होती हैं। अब इसकी बात हो रही है कि आइडेंटिफाई वन ड्रॉबैक ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम ये कि एक तो एक ही टास्क के लिए, लेकिन ये तो एक्सपेंसिव होता है। दूसरा ये कि इसकी मेंटेनेंस भी एक्सपेंसिव होती है। तीसरा ये कि एम्बेडेड सिस्टम जो है अपडेट नहीं हो पाता, ठीक है ना। इनको अपडेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब आपके पास घर में जो माइक्रोवेव ओवन पड़ा हुआ है, गीटर, वो जो चीज उसमें चल रही है बस वही चलती रहेगी। हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग होती तो फिर वो अपडेट हो जाता। अगर खाली एम्बेडेड सिस्टम है तो फिर अपडेट करना मुश्किल, ठीक है बेटा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 डेटाबेस से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 मार्क का ये है, और 4 मार्क का ये 7, और 4 मार्क का ये आ गया, तो ये 11 मार्क का आपका क्वेश्चन आया है डेटाबेस। छोटा क्वेश्चन आया है डेटाबेस, वरना 16-17 मार्क का भी आता है। अब इसके अंदर ये आपसे पूछ रहा है कि एंटिटी क्या चीज है। तो जो भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में आपने डेटा स्टोर किया हुआ एंटिटी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है प्राइमरी की। अच्छा, प्राइमरी की का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इसको हम एक्सपेंड करते हैं। जो हमने ओ लेवल में पढ़ा था, ओ लेवल में हमने कहा था कि अ फील्ड दैट कंटेन यूनिक डेटा आइटम इज नोन एज प्राइमरी की, है ना। यहाँ पर हम इसको प्राइमरी की नहीं बोलते हैं। जो ओ लेवल में प्राइमरी की थी उसको यहाँ पर हमने कैंडिडेट की बोला था, इफ यू रिमेम्बर। और फिर हमने कहा था कि कैंडिडेट की दो टाइप की होगी। एक वो जिसको आपने रिलेशनशिप में यूज किया है वो होगी प्राइमरी की, और जिसको आपने रिलेशनशिप में यूज नहीं किया वो होगी सेकेंडरी की। तो प्राइमरी की जो बेटर डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि प्राइमरी की इज अ फील्ड दैट कंटेन यूनिक डेटा आइटम एंड यूज्ड इन रिलेशनशिप, ठीक है। जिसके थ्रू आप रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं अमंग डिफरेंट टेबल्स, उसको हम कहेंगे प्राइमरी। अ फील्ड दैट contains unique data items and is used to create
रिलेशनशिप विथ अदर टेबल, इसको हम कहेंगे प्राइमरी की। फिर उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये थोड़ा सा एक, सर हाँ सर बोले अगर हम सिर्फ यूनिक आइडेंटिफायर लिखे तो मैं क्या पूरा एक ना मार्क भाई, नहीं नहीं मिलेगा सर क्या? नहीं मिलेगा ना, वो तो कैंडिडेट की हो गई, वो तो कैंडिडेट की होगी ना मेरा बच्चा, वो तो ओ लेवल वाला कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन सर आप जो कह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, तो वो तो आपका फॉरेन की करती है ना। हाँ, वो फॉरेन की दूसरे टेबल के अंदर होती है। जिस तो टेबल उसी में ये यूनिक है वहां पर उसको प्राइमरी की बोलेंगे। जैसे सपोज किया ये हमारे पास एक टेबल है, दो टेबल है। एक टेबल के अंदर हमने लिखा हुआ है रोल नंबर, नेम, क्लास, ठीक है। और इसके अंदर हमने डाल दिया 101 है, ए बी सी है, ए एस है, 102 है, पी क्यू आर है, ए एस है, 103 है, हाँ एल एम एन है, ए टू है, 104 है, जे के एल है, ए टू है, 105 है, एक्स वाई जी है, और एस, ठीक है। हमने एक और टेबल बनाई हुई है, उस टेबल के अंदर हम स्टूडेंट्स का रिजल्ट लिख रहे हैं। हमने लिखा रोल नंबर, सब्जेक्ट, रिजल्ट। हमने कहा कि 101 का कॉम साइ में रिजल्ट है ए, 101 का फिजिक्स में रिजल्ट है बी, 102 का मैथ में रिजल्ट है डी, 102 का फिजिक्स में रिजल्ट है ए। सही है। अब ये दो टेबल हैं। अब मुझे 101 का नाम भी चाहिए, उसकी क्लास भी चाहिए, उसका रिजल्ट भी चाहिए। अगर मैं 101 का नाम और क्लास देखता हूं तो वो मुझे सिर्फ ऊपर वाले टेबल में मिलेगी। अगर मैं इस टेबल को कोई नाम रख दूं तो मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट का नाम है। और अगर मुझे ये चाहिए कि उसका मार्क्स कितने आए हैं या उसका ग्रेड क्या आया है, तो मुझे दूसरे टेबल में मिलेगा, प्रोग्रेस वाले टेबल में। है ना, मुझे चाहिए कि नाम भी चाहिए, क्लास भी चाहिए और रिजल्ट भी चाहिए, तो ये दोनों टेबल को मुझे लिंक करना पड़ेगा। जब इन दोनों टेबल्स को लिंक करूंगा तो यहाँ पर रोल नंबर यूनिक डेटा आइटम्स हैं, और ये रोल नंबर इस टेबल के अंदर भी है। तो हम इन दोनों रोल नंबर को एक दूसरे से लिंक कर देंगे। यहाँ पर रोल नंबर एक दफा आएगा, यहाँ पर रोल नंबर मल्टीपल टाइम आएगा। देखो 101 दो दफा आया, यहाँ पर एक स्टूडेंट दो सब्जेक्ट दे रहा है, 102 दो दफा आया। यहाँ पर जहां पर वो यूनिक है और जो रिलेशनशिप में भी यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे प्राइमरी की। यहाँ पर ये रिलेशनशिप में तो यूज हो रहा है लेकिन यूनिक नहीं है, इसको हम कहेंगे फॉरेन की। तो यहाँ पर ये प्राइमरी की थोड़ी है रोल नंबर प्रोग्रेस के टेबल में। तो सर आप कह रहे हैं प्राइमरी की में हम यूनिक आइडेंटिफायर प्लस रिलेशनशिप में लिंक करता है, हाँ, क्योंकि और अगर मैंने इस टेबल के अंदर, हाँ सही कह रहे हो। सिर्फ लिंक करता है। हाँ, ये सपोज किया कि मैं यहाँ पर क्या करता कि मैंने यहाँ पे CNIC नंबर भी लिखा होता, मोबाइल नंबर भी लिखा होता ऊपर वाले टेबल में। अब अगर मैं ऊपर वाले टेबल में CNIC नंबर लिख दूंगा तो क्या CNIC दो स्टूडेंट का एक जैसा हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। तो वो भी क्या होगा, यूनिक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक और टेबल ले लिया, इस टेबल के अंदर मैंने एक फील्ड और ऐड कर दी और मैंने इसमें CNIC नंबर लिख दिया। सही है। तो अब अगर इसका CNIC नंबर मैं ऐसे ही ले रहा हूँ डमी, तो किसी और का तो ये नहीं होगा ना, किसी और का कुछ और होगा। ठीक है ना, किसी और का कुछ और होगा।
अच्छा, यहाँ पर CNIC भी यूनिक है और रोल नंबर भी यूनिक है, तो हम CNIC को यहाँ पर प्राइमरी की थोड़ी बोल सकते हैं। इस क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि CNIC को मैंने रिलेशनशिप में यूज नहीं किया। हाँ, हमने CNIC को रिलेशनशिप में यूज किया होता तो CNIC यहाँ पर प्राइमरी की होता, फिर रोल नंबर प्राइमरी की नहीं होता। सही है ना? सर, फिर तो हम रोल सिंगल नंबर को प्राइमरी की। रिलेशनशिप की जगह लिखते हैं कि इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, तो आ जाए, मार्क मिलेगा? नहीं तो वो तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट हो गया, वो तो कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट हो गया, यूनिक है। भाई देखो ना, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आपको एक प्राइमरी की और एक कैंडिडेट की को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो? एक प्राइमरी की को एक सेकेंडरी की से कैसे, किस बेस के ऊपर आप कह रहे हो कि ये सेकेंडरी की है, ये प्राइमरी की? कोई ना कोई क्राइटेरिया रखोगे ना। वो क्राइटेरिया ये है कि दोनों यूनिक हैं, तो फिर डिफरेंशिएट कैसे हुआ? डिफरेंशिएट ये हुआ कि एक रिलेशनशिप में यूज हो रहा है, एक रिलेशनशिप में यूज नहीं हो रहा। सही है। अच्छा, अब क्या होता है, एक अगला अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मैं यहां पर इस टेबल में जहां पर रोल नंबर को हमने प्राइमरी की फॉरेन की बनाया है, यहाँ रोल नंबर फॉरेन की है, यहां पर मैं कोई ऐसा रोल नंबर नहीं लिख सकता हूं जो रोल नंबर उस टेबल में नहीं है जहां पर रोल नंबर प्राइमरी की। यानी ये अगर ये मेरा कंप्लीट डेटाबेस है तो मेरे पास रोल नंबर, मेरे पास सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा हुआ है। अगर ये कंप्लीट है, पार्ट ऑफ द वो नहीं है, ये कंप्लीट है, तो ये हमारे पास क्या है, 5 स्टूडेंट का डेटा पड़ा हुआ है। अब अगर मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर लिखा है, अच्छा, अब अगर मुझे यहाँ पे एक रोल नंबर लिखा मैंने 110, किसके अंदर? जहां पर रोल नंबर फॉरेन की है। तो जब मैं 110 लिखकर इसके सब्जेक्ट और मार्क्स लिखकर मैं जैसे इसको आगे जाऊंगा तो ये इसको रिजेक्ट कर देगा। क्यों? इसलिए कि ये इसका रिकॉर्ड 110 का रिकॉर्ड उस टेबल में नहीं है जहां पर ये प्राइमरी की है। 110 का रिकॉर्ड उस टेबल में नहीं है जहां पर ये एज अ प्राइमरी की यूज हो रहा है। ठीक है बेटा? तो हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में क्या होता है कि आप फॉरेन की में वो डेटा एंटर नहीं कर सकते हैं जो प्राइमरी की उस टेबल में नहीं है जहां पर ये फील्ड प्राइमरी की के तौर पर यूज है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सर कैंडिडेट की और सेकेंडरी की में क्या फर्क है? कैंडिडेट की और सेकेंडरी की में ये फर्क है कि आप स्टूडेंट्स और ए लेवल स्टूडेंट्स में जो फर्क है, स्टूडेंट्स और एएस स्टूडेंट्स में जो फर्क है, स्टूडेंट्स और A2 स्टूडेंट्स में जो फर्क है, A2 का स्टूडेंट भी स्टूडेंट है, एएस का स्टूडेंट भी स्टूडेंट है। सही है ना? यानी स्टूडेंट को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया। हमने कहा ये एएस का स्टूडेंट है, ये A2 का स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट है। तो कैंडिडेट की को दो ग्रुप में हमने डिवाइड किया। हमने कहा कि कैंडिडेट की दो टाइप की होगी, एक वो होगी जो रिलेशनशिप में यूज होगी, उसको प्राइमरी की बोलेंगे, और एक वो होगी जो रिलेशनशिप में यूज नहीं होगी, हालांकि वो क्वालिफाई करती है। क्यों क्वालिफाई करती है? क्योंकि इसके अंदर भी यूनिक डेटा आइटम है। रिलेशनशिप के लिए यूनिक डेटा आइटम होना जरूरी है। ठीक है ना? रिलेशनशिप के लिए या प्राइमरी की के लिए यूनिक डेटा आइटम होना जरूरी है। ये क्वालिफाई करती है, इसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन हमने नहीं बनाया। हमारे पास दो फील्ड ऐसी हैं, तीन फील्ड ऐसी हैं जिसमें यूनिक डेटा आइटम है,
उनमें से एक फील्ड को हमने समझा कि ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब देखो ना, स्टूडेंट्स का रोल नंबर प्राइमरी की बनाना या स्टूडेंट का CNIC नंबर प्राइमरी की बनाना, क्या हमारे लिए अप्रोप्रिएट है? CNIC। CNIC अप्रोप्रिएट नहीं है, ये CNIC के अंदर जो कोई फॉर्मेट हमारे पास नहीं है। रोल नंबर के अंदर हमने फॉर्मेट बना दिया, हमने कहा कि 3 डिजिट का रोल नंबर होगा, 100 से स्टार्ट होगा, 200 तक जाएगा। ये इसको डील करना, इसको हैंडल करना हमारे लिए आसान है। हमने कहा जो एम्प्लॉय कोड्स हैं, तो एम्प्लॉय कोड के अंदर हमने कह दिया कि भाई पहले जो डिजिट होगा, कैरेक्टर होगा, वो एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन शो कर रहा होगा, यानी मैनेजर्स की सारे एम्प्लॉय कोड M से शुरू हो रहे होंगे, सुपरवाइजर के S से शुरू हो रहे होंगे, डायरेक्टर्स के D से शुरू हो रहे होंगे, फिर उनका नंबर होगा, है ना। अब हमने कहा कि स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, हमने कहा AS101, AS102, AS103, A2101, A2103। अब मैं कोड को देखते ही मुझे पता चल रहा है, मैंने कहा AS101, मैंने कह दिया CPM, कौन सा है, मैथ एंड फिजिक्स। हाँ, तो इस तरह की मैंने अपनी कोडिंग कर दी। लेकिन CNIC नंबर में कोडिंग थोड़ी कर सकता हूँ। CNIC नंबर को तो और नादरा ने अपने अकॉर्डिंग की कोडिंग की हुई है कि 42201 कराची का कोड होगा। हाँ, लास्ट लेटर जो है वो, लास्ट डिजिट जो है वो ऑड नंबर होगा मेल के लिए, और इवन नंबर होगा फीमेल के लिए। हाँ, तो ये तो उन्होंने अपनी कोडिंग की हुई है। और फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, 42201 अगर मैं कहूँ तो 5 तो ये हो गए, 2 हाइफन आ गए, फिर उसके बाद एक वो हो गया जेंडर का कोड हो गया, फिर बीच का कोड हो गया। तो ये हमारे लिए मुश्किल, हम अपना कोड बना रहे हो। तो हमने कहा कि हमारे पास रोल नंबर भी लिखा हुआ है, CNIC भी लिखा हुआ है, और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। तो हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया कि इसको डील करना हमारे लिए इजी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी जी सर, तो बिल्कुल। हमने जब, हालांकि हम CNIC नंबर को बना सकते थे जैसा आपने बोला, लेकिन CNIC नंबर को हमने नहीं बनाया, तो CNIC नंबर हो गया सेकेंडरी की, रोल नंबर को हमने बना दिया तो ये हो गया प्राइमरी की। सिंपल, राइट। अच्छा भाई, अब आपके पास आ गया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, भी हमने देख लिया। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या चीज है कि आप क्या कर रहे हो कि आप ये कोशिश कर रहे हो कि आपका जो प्राइमरी की में अगर कोई किसी भी एंटिटी का डेटा नहीं लिखा हुआ है, तो उस एंटिटी के बारे में डेटा फॉरेन की में ना आए। ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं कि आपने क्या किया है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन किया। अच्छा, सही है। अच्छा, दूसरा एक टर्म हम यूज कर रहे होते हैं कभी कभी, आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या चीज होती है कि आपने अगर कोई एक डेटा आपने रखा हुआ है 2 डिफरेंट फील्ड के अंदर, सपोज किया 2 फील्ड है, एक फील्ड के अंदर आपने जो है रोल नंबर लिखा हुआ है, और दूसरी फील्ड के अंदर हमने एड्रेस लिखा। ठीक है। अब एक जगह आपने रोल नंबर के साथ एक एड्रेस लिख दिया, किसी दूसरे टेबल में जो इसी से लिंक्ड है, इसी का रोल नंबर अपने एड्रेस चेंज कर दिया, दूसरा कोई एड्रेस लिख दिया, तो हम ये कहेंगे कि ये इनकॉन्सिस्टेंट है। RDBMS इस इनकॉन्सिस्टेंसी को भी खत्म करता है। वो क्या करता है कि कोशिश ये करता है कि एक डेटा एक ही जगह लिखा हुआ हो, आपने प्राइमरी की बना दिया, उस प्राइमरी की को जहां पर आपने प्राइमरी की बनाया वहीं पर आपने क्या किया, उसका एड्रेस लिख दिया। तो प्राइमरी की भी दोबारा आप एंटर नहीं करोगे उस टेबल के अंदर, तो एड्रेस भी दोबारा एंटर नहीं करोगे। तो अगर आपको एड्रेस को चेंज करना है, तो उसी जहां पर प्राइमरी की के अंदर 101 का एड्रेस चेंज करना है, तो 101 के रिकॉर्ड में जाकर वहां पर आप उसका एड्रेस चेंज करोगे। तो आपका एड्रेस 2 डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर 2 डिफरेंट एड्रेसेस एक आदमी का नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या हो गया अभी, आपका इंटीग्रिटी को आपने मेंटेन कर, ठीक है ना। तो इंटीग्रिटी का भी आपके पास क्वेश्चन आता है, फिर आपके सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है ना, कि सिक्योरिटी किस तरह कर सकते हैं कि आपने अपने डेटाबेस के डिफरेंट टेबल्स को डिफरेंट लोगों को डिफरेंट एक्सेस राइट दे दिए, डिफरेंट टेबल्स के डिफरेंट एक्सेस राइट दे दिए, तो आपकी डेटा जो है वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मेंटेन कर दिया।
तो अब अगर आपको बात करना चाहते हैं इंटीग्रिटी की, तो फिर आप क्या करोगे कि क्या लिखोगे कि हाँ, हाँ क्या करेगा भाई इंटीग्रिटी? मेक श्योर, सर हाँ बोले, कुछ नहीं। मेक श्योर दैट द डेटा टू बी stored in a table where it is used as foreign key must exist in a table where it is used as foreign. ठीक है बेटा? अच्छा नीचे आ गया सिक्योरिटी का क्वेश्चन। डिस्क्राइब, क्या कह रहा है कि ऑथेंटिकेशन इज वन मेथड और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन यूज टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ द डेटाबेस। अब ऑथेंटिकेशन किस तरह कर सकते हैं? आप यूजर को आईडी दे दें, पासवर्ड दे दें, है ना? तो अगर वो पासवर्ड एंटर करेगा तो ऑथेंटिक हो जाएगा, पासवर्ड एंटर नहीं करेगा तो अनऑथेंटिक। अब वो पासवर्ड डिफरेंट हो सकते हैं, फिंगरप्रिंट ले लें, पासवर्ड कैरेक्टर वाइज ले लें, जो भी चाहे पासवर्ड ले लें, तो वो ऑथेंटिकेट कर रहा होता है कि कौन इस डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर लें, आप डिफरेंट, आप मल्टीपल टेबल बना दें, RDBMS ही करता है, और सर डिफरेंट बैकअप टेबल पर्सन्स को बैकअप भी हो सकता है डिफरेंट। अब आपका कितने मार्क का क्वेश्चन? 4 मार्क का क्वेश्चन है, अदर मेथड्स पूछ रहा है, तो आप जो है वो क्या सर करेंगे भाई बैकअप कि फायरवॉल encryption. हाँ हाँ ये सारे भी लिख सकते हैं, फायरवॉल भी लिख सकते हैं। सही, अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड
हेलो, मैं कब डिस्कनेक्ट हुआ मेरा बच्चा? सर थोड़ी देर पहले। सही है, तो कौन सा क्वेश्चन पर थे? इसी पे थे, ये वाला क्वेश्चन था। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। ये ले देख ले, सही, इसमें क्या है? आपसे क्या छुपा है? तो जी सर। ये था। अच्छा, फिर क्या टेराबाइट आता है, फिर पेटाबाइट आता है, या पीबी बाइट आता है, फिर क्या आता है बेटा? एक्साबाइट। अब इसको याद रखने का एक मेथड है, सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है, जरा इसको याद कर लेते हैं। हम कहते हैं कि बिग काला मंकी गोज, रेसेस नहीं हूँ भाई मैं, टू प्ले एक्सबॉक्स। सर गंदी बात। सही है, तो ठीक है, तो बिग काला मंकी गोज टू प्ले एक्सबॉक्स, ये आपको कोई और सेंटेंस जहन में आ रहा हो तो बता दें, तो वही भी हम यूज कर रहे हैं, ये भी बच्चों ने बनाया तो हमने यूज कर दिया। अब इस क्वेश्चन में आपसे पता है क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि आपको डिफरेंस कीबी और मीबी में नहीं चाहिए, कीबी और मेगाबाइट में, यानी इसमें और इसमें डिफरेंस चाहिए। तो एक डिफरेंस तो ये होगा कि कीबी बाइट जो है वो है बेस टू डिनरी बाइनरी प्रीफिक्स में, है ना? बाइनरी प्रीफिक्स है, और ये डिनरी प्रीफिक्स है। और दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि कीबी बाइट 1000 बाइट्स के 1024 बाइट के इक्वल है, और ये 1 मिलियन बाइट के इक्वल। सही बेटा। अच्छा भाई, अब इससे आपसे क्या कह रहा है कि ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे कीबी बाइट is used in binary prefix and has 1024 bytes, while megabyte is used in binary prefix and contains 1 million bytes। अच्छा भाई, अब आ रहा है दूसरा -196। -196 जो है, इसको आपको टूस कॉम्प्लीमेंट में लिखना है। तो पहले अब क्या बोल रहा है अभी, इसे देख लेते हैं। और क्या बोलना था? 12 बिट। सही है, तो 12 बिट टूस कॉम्प्लीमेंट में इसको लिखना है। कभी कभी इसके अंदर आपसे बोलता है कि इसकी वर्किंग शो करें, तो वर्किंग भी आपको शो करनी पड़ेगी। अच्छा, अब 12 बिट के अंदर किस तरह बनेगा भाई? 4 8 12, 1 2 4 8, 16 32 64 128, 256 512 1024 204। 196 का हम क्या करेंगे, पहले +196 निकालेंगे। ये होगा 122 128 और 64 होता है 192, और 4 196। 16 के मल्टीपल्स तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। इसके बाद इसका हम निकालते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए इसको इन्वर्ट कर देते हैं, 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1, और फिर इसमें +1 कर देते हैं।
तो 1 + 1 का 2, 0 कैरी 1 हो गया, 2 का 0 कैरी 1, 1 1 1 1 0 0 1 1 1। सही है। फिर क्या कह रहा है कि ये 1 ट्रिपल 0 है, 0 डबल 1 0 है, 0 1 0 1। इसको कह रहा है कि बीसीडी में कन्वर्ट कर दें। बीसीडी पे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 बिट के ग्रुप बना देते हैं, जैसा हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे थे ऐसे ही बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं। बस हेक्सा एफ तक जाता था 15 तक, बीसीडी 9 तक जाता है। तो ये हो गया 8, ये हो गया 6 और ये हो गया 5। ये कह रहा है कि अनसाइन बाइनरी इंटीजर है, इसको डिनरी में कन्वर्ट करना है, यानी इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू नहीं है। बड़ा सिंपल सा काम हो गया। 1 2 4 84 128 256। क्या बन गया अभी, 256 है, 128 है, 64 है, 16 और 422 है। इसको ऐड कर दें तो ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपके पास 27। कितना हो गया, 10 10 और 7 17 और ये हो गया 4 4 7। वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बीसीडी। ठीक है। अच्छा, जब आप A2 में पहुंचोगे तो आप ये देखोगे कि कुछ निगेटिव जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, 1.25 तो कन्वर्ट हो जाएगा, 1.24 को आपको रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। तो उस वक्त हम करते ये हैं कि हर डिजिट को सेपरेटली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हर डिजिट को सेपरेटली रिप्रेजेंट करने के लिए हम बीसीडी यूज करते हैं। तो एक एप्लीकेशन क्या हो गई कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं बीसीडी। क्यों रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बीसीडी के अंदर, जैसा मैंने आपको अभी बताया, देखेंगे आप जब अगले साल पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि 1.25 लिखा हुआ है ना, तो ये तो आप रिप्रेजेंट कर लोगे बाइनरी में। लेकिन आपसे बोलें कि 1.24 को रिप्रेजेंट कर लें या 1.1 को रिप्रेजेंट कर लें या 1.3 को रिप्रेजेंट कर लें, तो ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, इनफैक्ट नहीं होती। क्या रीजन है, वो रीजन आप देख लेंगे, बता ही देता हूँ। सपोज कि आपसे कहते हैं कि 7.5 को कन्वर्ट करें। क्या मेथड है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। इधर बढ़ रहे हैं तो आप डबल कर रहे हैं, इधर बढ़ेंगे तो हाफ कर रहे हैं। तो 32 का हाफ 16 हो गया, 16 का हाफ 8 हो गया, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1 और 1 का हाफ 0.5, 0.5 का हाफ 0.25, 0.25 का हाफ 0.125। अब मुझे 7.5 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कर दूंगा 111.1। मुझसे कहते हैं कि 8.75 को रिप्रेजेंट करें, तो क्या करूंगा भाई, मैं 8 ले लिया मैंने, 0 0 0, 0.5 ले लिया और 0.25 ले लिया। 0.5 और 0.25 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 8.75। तो आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई 1,000.11। अब मैं आपसे कहता हूं कि 8.1 को रिप्रेजेंट करें, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। 8.4 को रिप्रेजेंट करें, नहीं हो सकता। 8.3 को रिप्रेजेंट करें, नहीं हो सकता, है ही नहीं। आप कर लें, कुछ भी नहीं कर सकते आप। लेकिन हम बीसीडी यूज कर लें, बीसीडी में हमारे पास एडवांटेज ये है कि हर डिजिट को सेपरेटली डील कर लेते हैं, तो उसको अलग अलग रिप्रेजेंट कर देंगे। सही है। तो एक इसका यूज क्या है कि इट इज यूज इन रिप्रेजेंटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अच्छा, वो नहीं बताना है ना, बस ये बता दें। ठीक है ना, आप वो तो कुछ भी बता सकते थे। तो इट इज इट यूज इन रिप्रेजेंटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स।
ठीक है भाई। तो बीसीडी और बाइनरी एक दूसरे के दो अलग अलग सिस्टम है। और बोला था कि इसको बीसीडी में कन्वर्ट करो। तो बाइनरी और बीसीडी का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। जैसा मैं एक नंबर आपके पास आया एग्जाम में, बोले कि भाई ये नंबर है, बाइनरी नंबर है। अब आपसे कह रहा है कि इस नंबर को बीसीडी में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप इस नंबर को डिनरी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। इसको आपने डिनरी में कन्वर्ट कर दिया तो 1 2 4 8 8 16 32 64 128 256, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 64, हाँ 256 और 64 होता है 192, 192 और 8 होता है 200, 200 और 18 होता है 218। हो गया। ये बाइनरी था, बाइनरी को आपने किस में कन्वर्ट किया, डिनरी में। अब इस डिनरी को आप बीसीडी में कन्वर्ट करोगे। याद रखें कि बाइनरी और बीसीडी आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो बाइनरी को बीसीडी में कन्वर्ट करना है या बीसीडी को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो पहले आपको उसको डिनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसको आप या तो बीसीडी को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे या फिर बाइनरी को बीसीडी। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, राइट द बुलियन। हो गया मेरे बच्चों? हेलो। अच्छा अब इसकी, सर हाँ इसमें है ना, ये बीसीडी का याद रखना है आपको। हाँ? अच्छा भाई, राइट द बुलियन एक्सप्रेशन दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग लॉजिक गेट। तो अब आपको उसको बुलियन एक्सप्रेशन बनानी है, तो यहाँ से आप इसे वो करोगे और फिर आप लिखोगे x इज इक्वल टू, और फिर आप दो ब्रैकेट बनाओगे, इन दो ब्रैकेट के बीच में आप लगा दोगे ये वाला गेट नैंड। पहले वाले ब्रैकेट में ये आएगा a नैंड b, दूसरे वाले गेट में ये आएगा b b जोर c और उस पर नॉट। सही। एनी ऑब्जेक्शन? चल अब ये वाला गेट आ जाए। ये क्या कह रहा है, ए जोर बी। अच्छा जी, तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा ये वाले पार्ट के अंदर भी एक ये हो गया, एक नॉट सी यानी सी नॉट हो गया। इसको मैं अगर कह दूं पी, इन सबको मैं कह दूं क्यू, तो सी नॉट चाहिए मुझे, सी का इन्वर्टर होगा। पी नैंड, नैंड पी, ए नैंड बी चाहिए। नैंड क्या होता है कि दोनों वन तो जीरो अदरवाइज वन, तो दोनों वन यहाँ पर हैं तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया अदरवाइज वन। ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या चाहिए मुझे, इन तीनों को एंड करना है, ए बी को, पी को और सी नॉट को, बी पी सी नॉट एंड करना है। जो एंड है बी, एंड क्या कहता है, अगर तीनों में वन होगा तो आउटपुट वन अदरवाइज जीरो। तो चेक करते हैं तीनों में वन कहाँ पर है। हाँ ये तीनों में वन, बी सी नॉट और पी। और तो ये भी तीनों नहीं, यहाँ और यहाँ वन, ये इन दोनों में वन उधर नहीं है, ये इन दोनों में वन उधर नहीं है, ये इन दोनों में, तीनों में वन यहाँ पर आ रहा है। तो जहाँ तीनों में वन है वहाँ वन, बाकी सब जगह जीरो।
अब क्या करना है भाई, ये हो गया हमारे पास, क्यू आ गया, ठीक है। अब क्यू को जोर करना है ए के साथ, जोर कहता है डिफरेंट पे वन, तो ये दोनों डिफरेंट है एक, तो ये हो जाएगा वन। ये दोनों डिफरेंट है तो ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, वापिस। ठीक है बेटा। हेलो। सर ये ऊपर वाली इक्वेशन वो जो आपने लिखा है, जो आपने डायग्राम से पढ़ के लिखी, एक बार वो वापस समझा दें। हाँ, क्या कह रहा है ये बनाना है। हम क्या करते हैं, इस जगह से इन दोनों को डिवाइड कर, सही। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे x इक्वल्स टू, अब मैं ऊपर वाला सर्किट बना रहा हूँ। ऊपर वाले सर्किट के अंदर आप देखें ए और बी के बीच में नैंड गेट है। हमने क्या किया, हमने लिखा ए नैंड बी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं नीचे वाला सर्किट बना रहा हूँ, और इन दोनों सर्किट के बीच में वो गेट होगा जो एक्स के साथ है, यानी नैंड गेट होगा, सही। अब नीचे वाला सर्किट बना रहा हूँ, तो नीचे वाले सर्किट के अंदर वो क्या कर रहा है कि पहले बी को जोर कर रहा है सी के साथ, उसके ऊपर लगा रहा है नॉट गेट। तो पहले मैं क्या करूंगा, बी को जोर कर दूंगा सी के साथ, और इनके ऊपर मैं लगा दूंगा नॉट गेट, तो ये बन गया आपकी स्क्रिप्ट। आप चाहो एक ही लाइन में लिख लो उसमें, आप चाहो पूरे को एक लाइन में लिख लो। ये आपका ये वाला पार्ट है जो मैंने साइन कलर में लिखा हुआ है, और ये आपका ये वाला पार्ट है जो मैंने पिंकिश कलर में लिखा हुआ है, और ये आपका ये वाला पार्ट है जो है ग्रीन कलर में। सही बेटा। हेलो जी बच्चों। ठीक है। अब ये प्राइवेसी ऑफ डेटा, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, फिशिंग ईमेल, स्पाईवेयर है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। लॉसी लॉसलेस है, इसकी है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अब मैं इमेज हैज अ रेजोल्यूशन ऑफ 2048 पिक्सेल्स वाइड एंड 1024 पिक्सेल्स हाई। The image has a bit depth of 10 bits per pixel. Estimate the file size in megabyte. अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप कोई कैलकुलेशन नहीं करोगे, पहले अपनी एक्सप्रेशन बनाओ। एक्सप्रेशन आप बना के उसको कैंसिल आउट कर सको। जैसे आपने लिखा कि 2048 टाइम्स 1024 पिक्सल्स, ठीक है। इसको आप नंबर ऑफ बिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएंगे बिट्स। बिट्स को अगर आप डिवाइड कर दो 8 से, तो ये हो जाएगा बाइट। फिर इसको आप डिवाइड कर दो 1024 से, तो ये हो जाएगा कीबी बाइट। और इसको दोबारा डिवाइड कर दो 1024 से, तो ये हो जाएगा मीबी बाइट। हो गया। अब कैंसिल आउट कर लो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये ट्वाइस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 10 मीबी बाइट बन गया। कहानी खत्म। ये कैलकुलेशन तो बहुत इजी होती है, जिससे स्टूडेंट बिला वजह परेशान होगा। सर वो डिनोमिनेटर वाला 8 कहाँ गया?
डिनोमिनेटर वाला 8 मैंने नहीं लिखा, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया था। दोबारा करता हूँ। अच्छा, क्या किया भाई हमने? इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी रेजोल्यूशन ले लें। कैसे आएगा भाई? 2048 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 पिक्सल से, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आप उसका टोटल बिट्स ले लेंगे। क्या होगा? 2048 को मल्टीप्लाई किया 1024 से, इसको मल्टीप्लाई किया बिट डेप्थ से, इसको बाइट में कन्वर्ट कर देंगे। 2048 टाइम्स 1024 टाइम्स 10 डिवाइड बाय 8 बाइट हो गया। अब इसको मेबी बाइट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 2048 टाइम्स 1024 टाइम्स 10 डिवाइड बाय 8, वो मैं गलती से भूल गया, डिवाइड बाय 1024, ये कीबी में कन्वर्ट करेगा, 1024 ये मेबी में कन्वर्ट कर देगा। अब कैंसिल आउट कर लें, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हो गया? 2 टाइम 1 और 2 टाइम 4, 4/8 यानी 2.5 हो गया, है ना। 10 को आप क्या करें? 20 को अगर आप डिवाइड करते हैं 8 से तो यही आएगा आपका। तो आपका आंसर आ गया 2.5 मीबी बाइट। एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी बस। सही बेटा। फिर इसके बाद नेटवर्क के क्वेश्चंस हैं। IPv6 क्यों नहीं है? ये IPv6 इसलिए नहीं है कि अगर मुझे इसको IPv6 में कन्वर्ट करना होता तो IPv6 128 बिट का होता है जिसमें 0 कंप्रेशन होता है। तो इसको IPv6 में कन्वर्ट करते वक्त हम लिखते हैं 192.168.3.2, ये हुए हैं आपके 32 बिट। इससे पहले आपको लगाने पड़ते 96 जीरोस। सिर्फ हम वो लिखेंगे ना, डबल कॉलन नहीं और हेक्साडेसिमल में नहीं लिखा हुआ। 96 जीरो लगाए हमने और फिर उसको डबल कॉलन करके कंप्रेस कर दिया। अब ये हुआ है आपका IPv6। यहाँ ये IPv6 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि why this is not an IPv6 address, because IPv6 address is 128 bit, right? In IPv6 each group is separated by colon. In IPv6 bits are grouped in 16 bits। 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं और 4 हेक्साडेसिमल डिजिट का एक ग्रुप बनाते हैं। सही, इसलिए इसको हम IPv6 बना सकते हैं इस तरह। जैसे फिर स्टार टोपोलॉजी की डायग्राम बनानी है आपको और बेनिफिट्स हैं। लॉजिकल स्कीमा आ गया, क्या है? सबनेटिंग का आया क्वेश्चन। अच्छा, CSMA CD का क्वेश्चन आ गया। IP एड्रेसेस का एक और क्वेश्चन आया है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन है। असेंबली लैंग्वेज का क्वेश्चन है और एंड। चलो बेटा, इसका बाकी पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, मेरी दूसरी क्लास है। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी दूसरी क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।